एनवायरमेंट इकोलॉजी सबसे पहले बात करते हैं, इसमें 4 पोर्शन है। एनवायरमेंट इकोलॉजी में 4 पोर्शन है जिससे सवाल आते हैं। मैं बताऊंगा कैसे कैसे सवाल आते हैं, आप जाके उसको देखेंगे कि वाकई सवाल वैसे ही आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब इसमें 4 पोर्शन कौन कौन से हैं आप लोग देख सकते हैं कि एक होता है पारिस्थितिकी पारितंत्र, जिसमें कॉन्सेप्ट्स ये वो बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, दूसरा है जैव विविधता, तीसरा है जलवायु परिवर्तन और चौथा है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, मतलब इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट फर्स्ट वाला जो इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम है इसमें। आगे हम लोग कवर करेंगे क्या क्या किसके अंदर है। इससे तकरीबन कितने सवाल आते हैं, इससे प्रीलिम्स में लगभग 2 से 3 सवाल आ जाते हैं, कभी 2 कभी 3 कभी 1। तो हम इसको कह सकते हैं 1 से 3 सवाल, 1 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं प्री में। और इसमें मेंस में भी एक सवाल कभी कभी आ जाता है, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऐसे करके कि पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सवाल आ जाते हैं। ये उतना कठिन नहीं है, आगे मैं बात करूंगा कि क्या क्या इससे आता है। दूसरा जो जैव विविधता वाला टॉपिक है, ये काफी हॉट टॉपिक है, इससे तकरीबन प्रीलिम्स में 12 के आसपास सवाल आ जाते हैं। ठीक है, 10 से 12 सवाल आ जाते हैं। मेंस में भी 2 सवाल के आसपास 1 से 2 सवाल आ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में इससे 2 3 4 सवाल आ जाते हैं, 3 से 4 सवाल। और पर्यावरण प्रदूषण से भी 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। अगर हम 20 सवाल का एवरेज लेके चलें तो इतने इतने प्रीलिम्स में सवाल इन टॉपिक से आते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसी टॉपिक की। अब ये टॉपिक है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इस टॉपिक से बेसिकली जो सवाल आते हैं वो टर्म बेस होते हैं। कोई एक टर्म दे देगा, उसका मीनिंग पूछ लेगा। ठीक है, उसका डिफरेंस पूछ लेगा दूसरे टर्म से। जैसे इकोटोन है, ठीक है, ऐसे एक टर्म पूछ लिया आपको, फिर उसके बारे में बता देगा इकोटोन में ये है। सपोज करो यहाँ पूछ ले कि इकोटोन इज अ एरिया बिटवीन 2 इकोसिस्टम, सही है कि गलत? सही है ना। 2 इकोसिस्टम जब मिलते हैं तो एक जगह संक्रमण क्षेत्र होता है, इसी को संक्रमिका भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक, अब इसके दूसरा सवाल कैसे पूछेगा कि इकोटोन का एग्जाम्पल क्या क्या है। दे देगा ग्रासलैंड, दे देगा डेजर्ट, दे देगा डेल्टा, दे देगा एस्ट्यूअरी, कुछ भी 10 टू दे सकता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो उस तरह का, तो ज्यादातर सवाल ऐसे ही आएंगे इस टॉपिक से। उसका एग्जाम्पल ले लेगा, जैसे नीचे है, अभी आप आगे आएंगे। इसी तरह से सक्सेशन में कुछ कुछ टर्म है ना, जैसे मैंने एक सवाल पूछ लिया तभी सेकेंडरी सक्सेशन, ऐसे ही होता है प्राइमरी सक्सेशन, ऐसे ही होता है सीरे क्या होता है, सीरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। और फिर एग्जाम्पल ही पूछता है। जैसे एक बार बहुत मुश्किल सवाल पूछा, एक सवाल पूछा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो फर्स्ट स्टेज होगी उसमें क्या क्या डेवलप होगा, सबसे पहले क्या डेवलप होगा। जैसे मॉस, लाइकेन, ये सब डेवलप होते हैं ना, हाँ, फंगी, ठीक है, कवक जिसको बोलते हैं। तो उसमें बहुत कंफ्यूजिंग सवाल था। मोस्ट ऑफ बुक्स में आप जाके देखना प्रीवियस ईयर में अपने, उसमें एक सवाल है, मोस्ट ऑफ बुक्स में वो सवाल सही से दिया ही नहीं था, क्योंकि लगता है कि जो कवक है वो तो थोड़ा बड़ा होता है ऐसा लगता है, तो वो तो सॉयल चाहिए, जबकि उसमें कवक ऑप्शन सही करने से सब सही हो रहा था। कवक को सॉयल की बिल्कुल जरूरत नहीं होती डेवलप होने की, बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो अभी हम प्रीवियस ईयर जब देखेंगे तो आएगा, तो या तो एग्जाम्पल से आएगा या तो मीनिंग से आएगा। दिस चैप्टर मतलब यहाँ इस चैप्टर से ऐसे ही सवाल आएंगे। जैसे बायोम, ठीक है, अब बायोम में बहुत चीजें हैं, ठीक, तो हम लोग यहीं पे बायोम के कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लेंगे, सवाना, डेजर्ट, सारा चीज पढ़ लेंगे, है ना। और कुछ कुछ चीजें हैं। अब जैसे बायोम के बाद आ जाता है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम है ये, ठीक है। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में 4 फंक्शन होते हैं बेसिकली, 4 फंक्शन है। सबसे पहला है एक इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये भी इसका फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन इसका है न्यूट्रिशन साइकिल, पोषण चक्र, एक फंक्शन ये है। एक फंक्शन है होम्योस्टैसिस, समस्थि बोलते हैं उसको, समस्थिति की टाइप ही होता है कि बैलेंस बना रहता है दोनों पूरे इकोसिस्टम में। कैसे इकोसिस्टम खुद को बैलेंस्ड वे में रखता है उसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है। और एक इसका क्या है फंक्शन, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। तो बेसिकली 4 फंक्शन होते हैं इकोसिस्टम के। अब एनर्जी फ्लो के अंदर कई कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रिशन साइकिल के अंदर कई कॉन्सेप्ट है। जैसे न्यूट्रिशन साइकिल 2 तरह के होते हैं, गैसियस और एक सेडिमेंट्री, है ना, मतलब औषधि, चट्टानी, और दूसरा गैसीय, ठीक है।
गैसीय साइकिल, तो इसमें कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, बेसिकली इनसे सवाल पूछते हैं। अब एक सवाल पूछ लिया पिछली बार कि निम्न में से कौन सा अवसादी चक्र है, मतलब विच साइकिल इज द सेडिमेंट्री साइकिल, और उसमें दोनों दे दिया, फास्फोरस और सल्फर, जबकि फास्फोरस और सल्फर दोनों सेडिमेंट्री साइकिल है। तो ऐसे सवालों में आपको जब अगर कायदे से नहीं पढ़े हैं तो ध्यान गड़बड़ हो जाता है, देखते ही आप मारते हैं सल्फर जबकि उसमें फास्फोरस है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये सब कुछ बहुत स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे, जैसे मेंस में भी आ सकता है, जैसे कुछ कुछ जोन्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा फास्फोरस हम लोग फास्फेट आयात करते हैं मोरक्को से। मोरक्को में ने कब्जा कर रखा है, कंट्री का नाम है वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा सुना है देश, अफ्रीका के मैप में आप देखेंगे वहां पे जो शासन चल रहा है पूरी कॉलोनियल हिस्ट्री में उससे गंदा शासन कहीं नहीं हुआ, मोरक्को का कब्जा। बट यू हैव नेवर सीन इन न्यूज दिस ना, कभी आपने देखा ही नहीं होगा न्यूज में। ठीक, क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि मोरक्को एक जगह जहां पूरा कंसंट्रेटेड, अगर वो जोन कॉन्फ्लिक्ट में आया, मान लो इंटरफेरेंस किया किसी भी देश ने, यूएन ने किया, किसी ने किया, तो वो आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट जोन में और पूरे वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। इवन इंडिया 50% प्लस फॉस्फेट रॉक वहीं से करता है, इंपोर्ट करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो गया, है ना। तो जैसे ऐसे बात करेंगे हम लोग, तो जैसे मैंने ऐसे बताया है कि रॉक इंपोर्ट करता है, रॉक इंपोर्ट करता है, क्यों इंपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि हम बाकी जगह से ले ही नहीं सकते, वो केवल और केवल रॉक फॉर्म में ही होता है, सेडिमेंट्री फॉर्म में। तो अगर अब दोनों ऑप्शन होंगे, सल्फर को तो आप जानते हैं रेन भी उसकी वजह से होती है, एसिड रेन, तो वो तो गैसियस फॉर्म में भी आता है, बट ये नहीं आता। तो इसलिए जब आप बहुत स्टोरी के थ्रू पढ़े होते हैं तो सवाल में अंतर करने में आराम रहती, ठीक है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा स्टोरीज पे फोकस करेंगे, वो मेंस लिखने में भी हेल्प करते हैं आपकी, और बाकी चीज़ों में भी, कि फास्फोरस की क्या भूमिका है फूड सिक्योरिटी में, वहाँ पे आप मेंस में भी ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह से नीसे और हैबिटाट है, ये भी कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, और अर्थ आवर है, और एक होता है अर्थ ओवरशूट डे। सुना है आपने अर्थ ओवरशूट डे? सुना है किसी ने अर्थ ओवरशूट डे? अच्छा, क्या होता है? बिल्कुल। तो अर्थ ओवरशूट डे पिछले कई सालों से लगातार पीछे की ओर आ रहा है, मतलब जैसे एक साल है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये एक साल है, ठीक है। तो इसको अगर हम एलोकेट कर दे रिसोर्स पूरी दुनिया का कि आपको इतने गीगा टन रिसोर्स यूज करना चाहिए, बट वो रिसोर्स यहीं पे खत्म हो जाए, सोचो जुलाई में खत्म हो जाए, अगस्त में कभी खत्म हो जाए, तो आप मानेंगे कि यही दिन, जिस दिन ये खत्म हुआ, वो अर्थ ओवरशूट डे। ये कॉन्सेप्ट है। सवाल इसके एक आगे स्तर से आएगा, जैसे दुनिया में अर्थ ओवरशूट डे होता है, ठीक, देशों का अर्थ ओवरशूट डे भी होता है, ठीक है। अच्छा बताओ, भारत का अर्थ ओवरशूट डे कभी सुना है आपने? अर्थ ओवरशूट डे इंडिया का सुना है आपने? अर्थ ओवरशूट डे नहीं होगा इंडिया का? तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि फॉर्मूला अगर आपको याद है, जैसे जनरली हम क्या करते हैं, एक चीज पढ़ लेते हैं, जस्ट उसके आगे उत्तर होता है, हम वो नहीं पढ़ते, ये सोचते हैं कठिन है। तो जैसे हम अगर अर्थ ओवरशूट डे के फॉर्मूला को जान जाए कि पूरी कैरिंग कैपेसिटी जितनी है बटे क्या होगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जितना भी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है ह्यूमन का, तो अगर अर्थ का पूरे कंसीडर करें तो मान लीजिए 4 अर्थ का आया कैरिंग कैपेसिटी 4.6, फिर उसके आगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमने कुछ रख लिया जो भी अर्थ का है, पूरे अर्थ का, ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो वो क्या आ जाएगी, अर्थ ओवरशूट डे अर्थ का निकल आएगा। अब इसी तरह जब हम इंडिया का कंसीडर करते हैं तो क्या होता है, यहां पे इंडिया का ना रख के यहां पे हम अर्थ का रखते हैं और नीचे इंडिया का रख देते हैं, तो इसलिए ये 365 दिन से ज्यादा हो जाता है, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज का अर्थ ओवरशूट डे नहीं होता है। और एक देश है कतर, कतर का अर्थ ओवरशूट डे 10 फरवरी को हो गया पिछले साल, 10 फरवरी। सोचिए जितने उसके साल भर के लिए एलोकेटेड रिसोर्स है उसमें 10 फरवरी को खत्म कर दिया, ठीक। तो अब सवाल इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ, आप जब मेंस लिखेंगे तो इस चीजें, इस तरह के पॉइंट लिखने होते हैं वहां पे। अर्थ ओवरशूट डे आएगा तो आप बताएंगे सब बात
कि अर्बनाइजेशन से भी अर्थ ओवरशूट डे रिलेटेड है। जितना ज़्यादा अर्बनाइज्ड है उतना ज़्यादा कंजम्पशन है और उतना ही करीब अर्थ ओवरशूट डे। बांग्लादेश का आदमी, एक आदमी हमसे बहुत कम रिसोर्स खपाता है। अफ्रीका का एक आदमी अमेरिका का एक आदमी अफ्रीका के 216 लोगों के बराबर रिसोर्स खपाता है। तो क्या होता है कि ये सब पॉइंट, जैसे मैं तो प्री में पढ़ाऊंगा आपको, अब जैसे आपको ये बात अब पता चल गई कि इंडिया का अर्थ ओवरशूट डे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का जो उपभोग है वो मान लो 2.5 है, तो ये गुणते 365 करते हैं यहाँ पे, जितना भी आएगा रिजल्ट 365 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो 365 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा दिन हो जाएंगे ना, तो रिसोर्स अगले साल तक चलना चाहिए कि नहीं। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज का अर्थ ओवरशूट डे नहीं होता है। तो एक ही पॉइंट तो आगे आपने देखा, पहले तो आपने केवल ये देखा था कि अर्थ ओवरशूट डे होता क्या है, पढ़ेंगे आगे तो हम लोग सब देखेंगे कौन निकालता है, कैसे होता है। तो एक स्टेप केवल आगे पढ़ने से आप एक बढ़िया सवाल सही कर सकते हैं, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस पर बात करें। ठीक है, इसी तरह अगला टॉपिक है जैव विविधता। ठीक, अब इसमें बायोडाइवर्सिटी में डिफिनीशन आती है, जैसे अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, ये सब बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन वगैरह। ठीक, इसी तरह से स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज रिचनेस, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो ये डिफिनीशन वाला पार्ट हो गया। ठीक, डिफिनीशन और मेजरमेंट दोनों चीज़, कि मेजरमेंट कैसे करते हैं बायोडाइवर्सिटी का। ठीक, फिर कंजर्वेशन इफर्ट में इनमें भी नेशनल पार्क, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रोव्स, ऐसे ऐसे करके ये बहुत से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारे आते हैं। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन, सुना है इको सेंसिटिव जोन है, सुना है, क्या होता है? कल सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, आप लोग अखबार पढ़ते ही होंगे, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इको सेंसिटिव जोन विल बी मैंडेटरी अराउंड एवरी प्रोटेक्टेड एरिया। जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है उस सबके आसपास इको सेंसिटिव जोन को मैंडेटरी करना पड़ेगा, कम से कम 1 किलोमीटर होना चाहिए, उसने ऐसा कहा है। लेकिन गवर्नमेंट इसका कहने से पहले ये 0 किलोमीटर तक भी होता था। अब इसके इम्प्लीकेशन है बहुत, डेवलपमेंट में बहुत इम्प्लीकेशन है, तो मेरे हिसाब से इस बार इको सेंसिटिव जोन पूछा जाना चाहिए। रीजन बिंग एक गलथिया बे है, सुना है आपने गलथिया बे? बहुत चर्चा में है, 2 साल से चर्चा में। निकोबार, ग्रेट निकोबार में गलथिया बे है, गलथिया घाटी, ठीक है, बे क्या बोलेंगे, बे को घाटी बोलते हैं ना, खाड़ी, गलथिया की खाड़ी जो है वो बहुत चर्चा में है। उसका रीजन क्या है? नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट दिया 2 साल पहले, उस डॉक्यूमेंट में कहा कि हम एक कंटेनर टर्मिनल बनाएंगे गलथिया बे पे, ग्रेट निकोबार में, और वहाँ पे कंटेनर टर्मिनल जो बनेगा, उस कंटेनर टर्मिनल की वजह से वो एरिया में प्रोटेक्टेड एरिया है बहुत ज़्यादा, और वहाँ एक टर्टल आता है, लेदर बैक टर्टल, हैचिंग के लिए, तो उसका जीवन भी खतरे में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है, जब चीज़ चर्चा में रहती है तो उसी से रिलेटेड आता है। जैसे हम बार बार पढ़ रहे हैं ओलिव रिडले, ठीक है, लेकिन अब चर्चा में है ये लेदर बैक। 4 टर्टल इंडिया में पाए जाते हैं, 5 टोटल, 5 ओसनिक टर्टल पाए जाते हैं इंडिया में। फ्रेश वाटर टर्टल भी है, साल्ट वाटर टर्टल 5 पाए जाते हैं, है ना, एक ग्रीन टर्टल, एक ओलिव रिडले टर्टल, एक लेदर बैक टर्टल, एक हॉक्सबिल टर्टल। तो इन यही अब 4 मेन इंपॉर्टेंट है, एक और है कोई ब्लैक करके कुछ है। तो आपको इन 4 के स्टेटस पता होने चाहिए। जैसे जो ग्रीन टर्टल है वो वेजिटेरियन भी होता है, ठीक। तो एक सवाल पूछा गया था, याद है आपको, कि कुछ कछुए जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं 2017 में, ठीक है। अब जैसे क्या है कि ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो पढ़ते थे लोग वो पढ़े थे उस टाइम भी, हम लोग भी पढ़े थे उस टाइम। तो एक कछुआ आपको पता है कि वेजिटेरियन है, तो आपको उसमें आराम हो जाती है लगाते वक्त। तो इसलिए जब पढ़िए थोड़ा कंप्लीटनेस में, 5 ही कछुए हैं, है ना, तो पता होना चाहिए था ना ये बात। जो चीज़ 5 ही है इंडिया में और एक वेजिटेरियन है उनमें से, तो आपको पता होना चाहिए बात, है ना। और हमें पता नहीं, हमें लगता है पता नहीं कहाँ से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक। और जैसे पीछे वाले में ही फूड चेन, वो सब कॉन्सेप्ट भी आपके उसमें आते हैं, हमारे फंक्शंस इकोसिस्टम में, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, फूड चेन, ये सब आ जाएगा उसमें। एनर्जी फ्लो जो उसका फंक्शन होता है, ऊर्जा प्रवाह वहाँ पे, ठीक है। और ये होप स्पॉट, हॉट स्पॉट, ये सब आ जाते हैं। होप स्पॉट जानते हैं क्या होता है? नहीं पता? देखो, अब जैसे सवाल कैसे बनेगा, ये जो हॉट स्पॉट है इसको एक कंजर्वेशन इंटरनेशनल एनजीओ है,
वो इसको डिक्लेयर करता है हॉट स्पॉट को। मतलब कहीं की बायोडायवर्सिटी अगर कितनी खत्म हो गई है, 70% से ज्यादा खत्म हो गई है, तो वो हॉट स्पॉट की श्रेणी में आएगा। एक क्राइटेरिया और है, 1500 संवहनीय पौधे भी होने चाहिए वहां पे, प्लांट्स होने चाहिए, इंडेमिक होने चाहिए, मतलब स्थानिक होने चाहिए 1500 संवहनीय प्रदान। मान लो कोई एक जगह है, मान लो हमारा वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ पे 1500 मिनिमम संवहनीय या वस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए। कैसे? इंडेमिक। इंडेमिक समझते क्या होता है? हाँ, स्थानिक का मतलब क्या होता है? हाँ, मान लीजिए मैं कह दूं, हाँ मतलब लोकल एरिया ना कह के आप ऐसा करिए कि पर्टिकुलर एरिया में होते हैं बस। ये एरिया एक कंट्री भी हो सकता है, एक कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, एक एक नेशनल पार्क भी हो सकता है, एक केव भी हो सकता है। एक काइट नोच करके ये पाया जाता है चमगादड़, ठीक है, एक बैट है काइट नोज बैट, वो एक ही केव में पाया जाता है बस, कोलार में। एक चूहा है कोंडाना रैट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो केवल 1 स्क्वायर किलोमीटर में पाया जाता है, इतना इंडेमिक है। कोंडाना केव्स सुना होगा, महाराष्ट्र में कोंडाना केव्स है, ग्रासलैंड एरिया है, वहां पे 1 स्क्वायर किलोमीटर पाया जाता है बस कोंडाना रैट। तो इंपॉर्टेंट है, इसका स्टेटस पता होना चाहिए, है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ऐसे कर करके हम लोग बहुत सी स्पीसीज याद कर लेंगे। देखो एक बार में अगर आप 50 स्पीसीज लेके याद करोगे कभी नहीं याद कर पाओगे, आपको स्पीसीज जोड़ जोड़ काट काट के याद करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक बता दिया आपको कोंडाना रैट, तो अब आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने टर्टल बता दिए 4, तो उन चारों टर्टल्स को आप देख लें कि क्या होता है, मैं तो बताऊंगा ही आगे क्लास में, सब कुछ बताऊंगा। इसी तरह जैसे सबसे मुश्किल होता है स्पीसीज याद करना, सब लोग सोचते हैं 200 स्पीसीज याद कर लें, ऐसा नहीं करना होता। हमारा एक गवर्नमेंट प्लान आगे मैं भी बताऊंगा कंजर्वेशन इफर्ट में, वो चल रहा है नेशनल क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में 23 स्पीसीज है, उन्हीं से सवाल आए अभी तक, ज्यादातर सवाल उन्हीं से है, ठीक है। तो आप जब पढ़ते हैं तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे एक सवाल यहाँ पहले ऐसे ही बन जाता है, प्रोग्राम का नाम है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है, जबकि इसमें नियर थ्रेटेंड को भी कंजर्व किया जाता है। तो अगला सवाल क्या आएगा कि ऑल स्पीसीज कम अंडर दिस प्रोग्राम आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जबकि मैंने क्या कहा, कुछ नियर थ्रेटेंड है, कुछ इंडेंजर्ड है, कुछ ये, बट नाम उसका वो है। तो क्या होता है कि बहुत बार लॉजिक न लगा के आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, तब आप कर पाएंगे, है ना। तो उसमें बहुत सी स्पीसीज है, वो करने हैं। तो अब जैसे कि क्या था, हॉट स्पॉट की मैंने डिफिनेशन आपको बताई। हॉट स्पॉट की कोई भी, इसने कहा है टेरेस्ट्रियल एरिया, मतलब स्थलीय भाग जहाँ पे लैंड वाला एरिया है, उसकी ये बताता है कि ये हॉट स्पॉट है। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है, ये ओशनिक रीजन्स को कवर ही नहीं करता, है ना। तो ओशनिक रीजन को लाने के लिए कंजर्वेशन इफर्ट में एक सिल्विया अर्ल है, उनका मिशन ब्लू है, उन्होंने शुरू किया होप स्पॉट। तो कुछ नहीं है, मैरीटाइम या ओशनिक रीजन्स है, हाई डाइवर्सिटी विथ थ्रेट, है ना, क्योंकि ये नहीं कवर कर रहा था। अब जैसे मेंस में आता है, मान लीजिए हॉट स्पॉट आता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है। और इसके क्रिटिकली एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ये। अब क्रिटिक में लोग सोचते हैं मैं क्या करूं क्रिटिक, तो आपको सबसे पहले तो यही पता है कि ये क्या नहीं कर रहा, ओशन को नहीं बता रहा, मैंने ये बताया। तो देखो तैयारी हम कर रहे हैं प्री की, लेकिन याद हो रहा है मेंस का भी, ठीक है। तो पूरा पढ़ाई एक्चुअली इंटीग्रेटेड है, हम उसको अलग अलग करके देखते हैं। जैसे एक लॉजिक, अगर मैं कहूँ इकोसिस्टम के फंक्शन बताओ, तो मैंने 4 बता दिए ना, उसको तो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, तो वही मेंस में लिखना है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ऑप्शनल में पूछा जाता है सवाल, ऑप्शनल तक में पूछा जाता है, और जीएस में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। दूसरी क्रिटिक क्या होगी, अंदाजा लगाइए, ये केवल वस्कुलर प्लांट को ध्यान देता है बस, है ना, इसके क्राइटेरिया में ही वस्कुलर प्लांट है, ठीक। तो एक ये क्रिटिक है। दूसरा क्रिटिक क्या है, एक क्रिटिक ये भी होगा ना कि 70% कह रहा है लॉस हो चुका हो, 70% के बाद कुछ बचेगा क्या। तो ये इतना ज्यादा कंसीडर किया जा रहा है लॉस के बाद कि ये संभव नहीं है, उसके बाद रिकवरी होना बहुत मुश्किल है इकोसिस्टम की। तो देखो एक डिफिनीशन से आपने 3 क्रिटिक निकाल ली, मेंस में ही लिख देना है, क्रिटिकली पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, दोनों कंडीशन में आपको लिखना होता है। तो जब हम प्री का करेंगे
जैसे मैं ये पढ़ाऊंगा, जब यहां पहुंचूंगा तो ये क्रिटिक मैं यहीं बता दूंगा आपको, है ना, कि इसे टू मच, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद ही ये कंसीडर करने की बात करते हैं, तो हो सकता है रिकवरी हो ही ना पाए उस इकोसिस्टम की। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट, अब जैसे ये है, इनसे सवाल कैसे पूछा जाए, इन सवाल किस एक्ट से बना, कैसे बना। अब जैसे जो मैंने SEZ बनाया है, ये बिल्कुल अलग है, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से बना है, बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से है, तो ये अलग है, तो अलग चीज पूछी जाएगी, चर्चा में भी है। गलथिया बे में क्या किया गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे हमारा जो इको सेंसिटिव जोन है, एक आप लोग सुने वो एनवायरमेंट असेसमेंट तो किया जाता है ना, इकोलॉजिकल असेसमेंट किया, है ना, आकलन EIA, है ना, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो उसके असेसमेंट जरूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए। तो जब इसका असेसमेंट किया तो वहां भी क्या करना था, इनको एक जोन बनाना था SEZ, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पे। ठीक, बट इन्होंने क्या किया, बोल दिया ठीक है यहाँ पे SEZ होगा, लेकिन वो होगा 0 एक्सटेंट SEZ, मतलब 0 किलोमीटर होगा, सिद्धांत में होगा बस। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से पहले 0 किलोमीटर तक भी होता था, है ना। तो हमें क्या करना है, जो चीज आती है उस चीज पे थोड़ी थोड़ी नजर रखनी है। ठीक, अब जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अभी चेंज हुआ है, पहले 6 सूचियां होती थी, अब 4 कर दी गई है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी इंपॉर्टेंट था, पहले भी पूछे गए, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग करंट अफेयर्स में भी करेंगे, और ये डिफ्रेंशिएट करके चलना है हमें, कि जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, फिर उस पर क्या हुआ, अमेंडमेंट भी हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट भी हुआ 2002 में। ठीक है, तो जो कम्युनिटी रिजर्व है, ये सब का कॉन्सेप्ट 2002 में है। सवाल ऐसे पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं कि सीधे दे देगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत क्या क्या है, उसमें से दे देगा एक एक, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, BRs, तीनों है। ठीक है, तो और ये अलग से दे देगा, तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से। तो जब हम पढ़ें तो हमें सवाल बनाते हुए चलना है, और ये कैसे आएगा, जब आप मल्टीपल टाइप सवाल करेंगे, बहुत क्वेश्चंस करेंगे, सब याद हो जाता है। जैसे मुझे कैसे याद हुआ, बहुत पुराना टीचर थोड़े ना हो, 2 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है, तीसरा चौथा बैच पढ़ा रहा हूँ, ठीक, बट आई नो एवरीथिंग, कब कौन सा सवाल आया था वो भी याद हो गया, रीजन बीइंग उस हिसाब से पढ़ा गया। तो आप जब पढ़िए तो क्वेश्चन बनाते हुए पढ़िए कि क्या क्वेश्चन हो सकता है ना। अगर आपको प्रीलिम्स बिल्कुल कंफर्म निकालना है तो ये स्ट्रेटजी काम आएगी। अब इसी तरह से हमारा क्या आता है, कंजर्वेशन इफर्ट्स, ठीक है, कंजर्वेशन इफर्ट आते हैं, ठीक, तो उनमें नेशनल लेवल पे कुछ चल रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, तो हम आगे अभी देखते हैं इसको कि क्या क्या है। अब जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही है सबसे पहला, ठीक, ये भी नेशनल लेवल पे हमारा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, कंजर्वेशन एक्ट, ये भी है। अब जैसे इससे बहुत से प्रोग्राम बने हैं, बहुत से प्रोग्राम इसके अंतर्गत है ना, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, NTCA, ठीक है, और ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB, ये सब इसी के अंदर है। और जितने स्पीसीज बेस्ड प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे प्रोजेक्ट डॉल्फिन हो, प्रोजेक्ट टाइगर हो, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो, प्रोजेक्ट राइनो हो, एवरी प्रोग्राम कम्स अंडर दिस। ठीक है, तो हम ये सारे प्रोग्राम पढ़ेंगे जब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इसी तरह ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट, ये बहुत तगड़ा एक्ट है। ये बेसिकली किसके लिए लाया गया था, ये लाया गया जो हमारी CBD हुई, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसके, देखो कोई भी कन्वेंशन जब होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे उसके लिए कुछ फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है हर कंट्री को रेटिफाई करने के बाद। तो इंडिया ने बनाया, तो इसमें नेशनल लेवल पे होती है क्या, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे होती है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ठीक है, और एक होती है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। किस लेवल पे होती है, पंचायत लेवल पे। इसी से सवाल आएगा एक्चुअली सवाल ऐसे ही आता है, हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है, हमारा ब्रेन कन्फर्मिटी में काम करता है कि स्टेट, सेंटर, डिस्ट्रिक्ट, नो, ये होती है लोकल बॉडी, पंचायत लेवल पे। अब यहां से सवाल पूछा जाएगा, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके 2 काम होते हैं। इसका एक काम होता है BMC का, इसका एक तो कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 मेंबर होते हैं इसमें, और हर तीसरा मेंबर जो होता है वो क्या होता है, विमेन, हर 3rd मेंबर विमेन होती है, इसकी पंचायत लेवल पे बनती है। किसके तहत, इस एक्ट के तहत। तो रिजर्व कम से कम एक बायोडाइवर्सिटी कमेटी में कितने महिलाएं होंगी, 2, हाँ कम से कम, मैंने कहा ना, यही तो पढ़ना है, यही समझना है। 3 हो सकती हैं,
4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 होंगे, क्योंकि हर थर्ड मेंबर होता है। ठीक, तो यहां से भी सवाल आ सकता है। ठीक, उसके अलावा क्या सवाल आ सकता है? बेसिकली इसका एक काम होता है, ये एक बनाते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी का एक रजिस्टर है वो बनाते हैं। ये रजिस्टर में वहाँ का पूरा लोकल नॉलेज को कंसोलिडेट किया जाता है, लिखा जाता है, जैसे नीम, हकीम, ओझा जितने भी हैं, और इन्हीं के पास अधिकार होता है कि बायोडाइवर्सिटी का जो लाभ मिलेगा, मान लीजिए एक कंपनी है वो अश्वगंधा का यूज कर रही है, उससे कुछ जड़ी बूटी से कोई दवा बना दे रही है, तो उसका कितना मिलना चाहिए इन कमिटीज को? 95%। कितना बड़ा फिगर लग रहा है? यूपीएससी क्या करेगा? 75 लिखेगा, आपको लगेगा हाँ 75 होगा। कंपनी को केवल 5% प्रॉफिट जाना चाहिए, 95% प्रॉफिट आना चाहिए पंचायत के पास। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे फिगर्स, फैक्ट्स आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इतना ज्यादा है, आदमी सोचता है गलत करेगा ये, है ना। और ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको, ये सब दिया हुआ है गवर्नमेंट के सर्वे में, लेकिन बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियों को पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाया जाता, पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे लगता है अगला सवाल आएगा यहाँ से। ठीक है, इसी तरह से एक है नायब संस्था है, ठीक है, एफॉरेस्टेशन बोर्ड करके है, ठीक है, तो नेशनल एफॉरेस्टेशन बोर्ड। इसी तरह इसके अंदर आता है इको डेवलपमेंट फोर्सेज, ये सब इसी एक्ट से गवर्न होती है। ठीक, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है? एक तो सीबीडी है, सीबीडी के अंदर कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ठीक है, उसी के अंदर नागोया प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का दूसरा नाम क्या है? नागोया का क्या नाम है? हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? एबीएस, एबीएस प्रोटोकॉल भी होते हैं, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग प्रोटोकॉल। जब हम पढ़ेंगे तो पूरी स्टोरी समझेंगे तो खट से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। ये सवाल आए, आप देखना जाके। अब ये मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करते हैं, उससे भी सवाल आए। जैसे एक संस्था बनानी पड़ती है हमें, उसका नाम है इसके लिए बनानी पड़ती है BCH, बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, और इसके लिए बनानी पड़ती है ABCH, ABSCH, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस। ये सब आप जब समझेंगे, ये सब सवाल हैं, किसी ना किसी परीक्षा में आए हैं, और ये सिलेबस के पार्ट है। ठीक है, तो कई लोगों को जैसे 1-2 साल पढ़ते हो गया होगा, फिर भी क्या पता ये शब्द ना सुने हो, जबकि ये सुनने चाहिए कायदे से, है ना। तो क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जैसे मान लीजिए मैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल हुआ, क्यों हुआ कार्टेजेना प्रोटोकॉल? क्योंकि बायोडाइव जो हमारी ट्रांसजेनिक फसलें हैं, ट्रांसजेनिक वेराइटीज, जीएम क्रॉप्स हैं, जो जीएम स्पीसीज जितनी थी, बड़ी तेजी से 1992 के बाद साइंस ने प्रोग्रेस करा। साइंस ने जब जीएम स्पीसीज बना दी तो पाया गया कि जो मॉडिफाइड स्पीसीज है ये दूसरे इकोसिस्टम में जाके प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो कम से कम मेरे देश को पता होना चाहिए ना कि जापान से क्या आ रहा है, अच्छा तो अमेरिका से आ रहा है, ये पता होना चाहिए कि नहीं? ये भी होना चाहिए, लेकिन अमेरिका इस कन्वेंशन का सदस्य नहीं है। सीबीडी एक ऐसी कन्वेंशन है कि पूरे यूएन मेंबर हैं, पूरे यूएन मेंबर्स इसके मेंबर्स हैं, अमेरिका को छोड़ के। अब ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अमेरिका नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे जैसा आदमी सवाल बनाएगा तो ये बताएगा कि किन किन देशों से आने वाली सूचनाएं देनी मस्ट है, मैं अमेरिका भी डाल दूंगा उसमें, और उसी से वो सवाल 3 ऑप्शन में अमेरिका होगा, वो कट जाएगा, एक ऑप्शन सही बचेगा। 196 यूएन मेंबर में से 195 इसके सदस्य हैं बायोडाइवर्सिटी पे, जो कन्वेंशन है सीबीडी। ठीक, अब इसी में नागोया प्रोटोकॉल, आईची टारगेट, कोप हुआ, अभी एक कोप हुआ है, ठीक है, एक इंटरनेशनल सी ट्रीटी है, एक ग्लोबल वो है ना, पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रेस्टोरेशन, IUCN ट्रैफिक, CMS, अपाप। अपाप इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया 2023-24 तक के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया। ये नेशनल पार्क्स पे है, अपाप पार्टनरशिप जो है वो नेशनल पार्क पे है। IUCN की एक इनिशिएटिव है, एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप करके कुछ है इसका फुल फॉर्म। ठीक, तो इसमें क्या किया है, नेशनल पार्क में कंजर्वेशन इफर्ट्स को एक यूनाइट करती है, और अभी इंडिया इज अ चेयरमैन। ठीक, उसी तरह से IBPES है, इसका नाम सुना है आपने कभी? इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म फॉर इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। नहीं सुना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा असेसमेंट था पिछली बार आना चाहिए था, अभी मेरा असेसमेंट अगली बार आएगा, अगली नहीं आएगा तो अगली आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्यों जानते हैं? क्योंकि जो काम IUCN उसको IPCC UNFCCC के लिए करता है, सेम काम ये CBD के लिए करता है ना इंपॉर्टेंट। क्योंकि 3 मेन कन्वेंशन है, अभी हम आगे देखेंगे टाइमलाइन तो वहां समझेंगे आप। उनमें से ये जो है IBPES, ये अब सवाल कैसे आएगा IBPES में, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वो सब मैं चर्चा करूंगा इसकी, ये वो ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। रीजन भी है इसकी जो सचिवालयी सेवाएं हैं, सेक्रेटरिएट सर्विसेज, वो यूनेप देता है, जबकि ये UN का पार्ट नहीं है। तो है ना, ऐसे सवाल देगा कि ये UN बॉडी है, ऐसे सवाल आते हैं, UN बॉडी, नॉन UN बॉडी, फिर कहेगा इसकी सचिवालय सेवा यूनेप देता है। तो अगर आप लॉजिक लगाएंगे कहेंगे या तो पहला सही है तो दूसरा सही है, दूसरा सही है तो पहला सही है। लॉजिक तो यही कह रहा है, बट उल्टा है, दोनों सही है, एक गलत है एक सही है, मतलब UN बॉडी नहीं है। स्टिल यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स सेक्रेटरिएट सर्विसेज टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से रामसर एक पहली कन्वेंशन में से एक है जिन्होंने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बात करी। अच्छा बताओ, रामसर किस सी के किनारे पे है? कौन सा है? कैस्पियन। हाँ, तो सवाल आ सकता है कैस्पियन के किनारे रामसर है ना, इससे सवाल आ सकता है। तो ये सब चीजें आप समझोगे, ठीक। इस चैप्टर में और भी बहुत है। अब जैसे सेंडाई चार्टर है, हम जनरली सेंडाई को क्या करते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट समझते हैं, है ना, जबकि सेंडाई चार्टर इससे संबंधित है, बायोडायवर्सिटी से। सेंडाई फ्रेमवर्क संबंधित है उससे, और सेंडाई चार्टर इससे, बायोडायवर्सिटी से। तो हमें ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा पता होनी चाहिए, क्योंकि अब देखो अजीब सी बात नहीं है, सेंडाई इतना चर्चा में है, और सेंडाई आएगा तो हम खट से मारेंगे, दोबारा सोचेंगे भी नहीं कि चार्टर लिखा है कि फ्रेमवर्क लिखा है, हम नहीं सोचते, ब्रेन नहीं काम करता है, ठीक है। तो ये है, ठीक। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, सब कुछ यहाँ डालना संभव नहीं था, लेकिन ये था कि एक ओवरऑल मैं मोटा मोटी आप लोगों को बता पाऊँ, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि बहुत सी चीज़ें यहाँ मैं इंक्लूड कर दूँ। और ये भी हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे रामसर पढ़ना है तो मैं 6 NGOज बता दूंगा आपको, वहीं पे 6 NGO के रामसर के साथ मिलकर काम करते हैं, और वो याद कराऊंगा मैं वहीं पे। उसका रीज़न ये है कि वो कुछ NGO ऐसे हैं, एक का नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एक का नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो हम ये बात करेंगे इसमें कौन सा नहीं है, देखने में हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है, इंटरनेशनल वहाँ देगा रामसर में कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, नो, वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है ना। कंजर्वेशन इंटरनेशनल कहाँ पे था? हॉटस्पॉट है। तो ऐसे ही सवाल बनाए, आज तक ऐसे ही सवाल बने, मेरा जो अनुभव है 6-7 बार एग्जाम देने का वो यही है कि आपका ब्रेन जैसे काम करेगा। अब जैसे एक सवाल आया, 40,000 करोड़ का NIF फंड होता है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, NIF 40,000 करोड़ का है, उन्होंने लिख दिया 1 जीरो बढ़ा दिया। हमारा ब्रेन पढ़ता ही नहीं ऐसे, उसको 40 ही दिख रहा था, वो 40,000, उसमें लिख दिया 4 लाख, और लोग सब मार के चले गए। UPSC प्रीलिम्स में एक सवाल गलत होने का मतलब जानते कितना पीछे हो गए? लगभग 4%। जब कट ऑफ 87 नंबर जाता हो तो एक सवाल 2 नंबर, माइनस मार्किंग 0.66, 2.66 लगभग कितना हो गया 87 का? 3.5%। एक एक सवाल कितना मायने रखता है, वो भी वो सवाल जो आपको आता था। तो हमें उस हिसाब से काम करना होगा कि एक एक सवाल पे काम करना होगा, अदरवाइज मतलब मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग सारी चीजों पे बात करेंगे। अब जैसे अगला पोर्शन हमारा क्लाइमेट चेंज, ठीक। क्लाइमेट चेंज थोड़ा इजी होता है, लेकिन इससे सवाल गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सैद्धांतिक पक्ष इसका क्या है कि भाई क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके इंप्लीकेशन क्या है। ये मेंस का पार्ट है, बट मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि बाकी चीज़ें उससे जुड़ी हैं, जैसे कार्बन फर्टिलाइजेशन है ना, वो सब ओशन फर्टिलाइजेशन है, वो सब यहाँ पे आपको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और बेस्ट यहाँ पे यहीं पे हम कवर करेंगे एग्रीकल्चर को। आजकल एग्रीकल्चर पे UPSC का काफ़ी ज़्यादा फोकस है, जैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सुना है आप लोगों ने? क्लाइमेट किसका इनिशिएटिव है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर किसका इनिशिएटिव है? आना चाहिए, 3 बार प्रीलिम्स में आ चुका है। FAO का इनिशिएटिव है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अब ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कई बार आ चुका है ना, फिर भी देखो आपको किसी को नहीं पता है ना। प्रीवियस ईयर इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए आप हमारे अभी YouTube चैनल आप लोग सब नहीं किए हो कर लेना, वहाँ पे इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाना, आपको मिल जाएंगे।
सारे सवाल, ठीक है। इसी तरह से होता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, इसी तरह से होता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसी तरह से होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। हमें क्या होता है, हम सोचा करते सब एक ही है। इसी तरह से होता है वर्टिकल फार्मिंग, इसी तरह से होता है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज या फार्मिंग, ठीक है। तो बहुत सी चीजें हैं और अलग अलग है। सबसे बड़ी बात ये सब अलग अलग है, जब आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि अलग अलग है। मैं भी जब नहीं पढ़ता था तो मुझे भी लगता सब एक ही है। एक बार मैं 2019 में मेंस लिख रहा था, सिलेक्शन के बाद मैं पेपर 3 कभी पढ़ा ही नहीं था, तो जितने सवाल लग रहे थे मेरे को लग रहा सबका उत्तर एक ही है एग्रीकल्चर के सवालों। तो नंबर भी केवल इंटरव्यू कॉल मेरा रुक गया 19 में इसी वजह से कि मैंने पेपर 3 में 60 नंबर ही पाए, जबकि बाकी भी मेरे को आता नहीं था, बट हम लोग लिखते हैं तो इतना आ ही जाता है कि इंटरव्यू कॉल हो जाता है, ठीक है। तो वो इस कंटेंट एक लेवल के बाद इतना ज़्यादा होगा आपके पास कि यू विल फील फ्री यार, कि मतलब मज़ा आएगा, उस लेवल पे कंटेंट होगा, ठीक है। अब जैसे ये है क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, आजकल खूब चल रहा है, कल को मेंस में भी आ सकता है। रन अवे क्लाइमेट चेंज, रन अवे ग्रीन हाउस, ये दोनों अलग अलग हैं। रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट और रन अवे क्लाइमेट चेंज सब अलग अलग है। ये सब पढ़ने में नानी याद आती थी मेरे को, अभी जब पढ़ा तो लगा मजा आया। रेड प्लस कैफ है ना, निगेटिव इमिशन, BCCS, सारे चीज हम लोग यहाँ सैद्धांतिक वाले पार्ट में पढ़ेंगे, मिटिगेशन इफर्ट्स में, ठीक है। और दूसरा है आगे वाला, इसमें संगठन टाइमलाइन में कुछ बता के अभी आपको इसको खत्म करते हैं। अब जैसे अगर टाइमलाइन की बात मैं करूं तो सबसे पहले तो 1971 में रामसर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉकहोम, स्टॉकहोम पता है आपको, स्टॉकहोम हुआ। स्टॉकहोम ने क्या किया, स्टॉकहोम पहली कन्वेंशन थी जो जिसमें वर्ल्ड लीडर्स मिले। स्टॉकहोम कन्वेंशन पहली कन्वेंशन थी, समिट थी जिसमें वर्ल्ड लीडर मिले। और इस वे मतलब इसके स्टॉकहोम किस कंट्री में है, स्वीडन के राष्ट्राध्यक्ष को छोड़ के इंडिया एकमात्र ऐसा देश था जिसके राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, मतलब प्रधानमंत्री जिसके शामिल हुए थे, एकमात्र देश था इंडिया। इंदिरा गांधी शामिल हुई थी, क्यों? इंदिरा गांधी ने अपना पोर्टफोलियो एनवायरनमेंट अपने पास रखा था। मतलब इंडिया में एनवायरनमेंट को काफी पहले से, जब वर्ल्ड लेवल पे एनवायरनमेंट को भाव नहीं दिया जाता तो प्रधानमंत्री अपने पास रखा था। मतलब कितना इंपॉर्टेंट चीज रही होगी जिसको प्रधानमंत्री अपने पास रखता है। किसको रखा अभी? एटॉमिक एनर्जी रखा है ना प्रधानमंत्री, स्पेस को। ये दोनों डिपार्टमेंट डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री को, बीच में कोई नहीं। तो इंडिया बहुत सीरियस कंट्री रहा है एनवायरनमेंट को लेके। और आप समझेंगे कि जब इंदिरा गांधी यहाँ से लौटी तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास करवा दिया। इतनी सीरियस थी इस बात को लेके कि इसीलिए कभी कभी सवाल पूछा जाता है, मेन से पूछा सकता है, इंदिरा गांधी का रोल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में। आजकल पूछा जा रहा है, एक एक प्रधानमंत्री का रोल पूछ ले रहा है कि क्या रोल रहा उनका, या नेशन बिल्डिंग में क्या रोल रहा, किसी का भी कहीं भी पूछ सकता है। तो इनका चूंकि विशेष रोल है इसमें, तो आप इस बात को समझिएगा, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करवा दिया इसी एक्ट के तहत 1973 में, है ना। फिर क्या पास हुआ, फिर एक रिपोर्ट आई, एक क्लब था, क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम सुना है इसका नाम? क्लब ऑफ रोम कुछ वैज्ञानिकों का, अर्थशास्त्रियों का और इन्वायरमेंटलिस्ट का एक संगठन था। इसके पहले तक, स्टॉकहोम के पहले से ये काम कर रहा था, लगभग 60s में काम करना शुरू कर दिया था। तो इसकी रिपोर्ट आई 72-73 में, उस रिपोर्ट का नाम था लिमिट टू ग्रोथ। इसने 6-7 प्रिजम्पशन लिए कि जिस हिसाब से मनुष्य काम कर रहा है उसका अंत निश्चित है 21वीं सदी में। बहुत पेसिमिस्टिक मॉडल था, ठीक है। तो ये सवाल भी आते हैं अपने आप में, ठीक। अब इसकी बात समझिए हुआ कैसे। अब ये कॉन्सेप्ट की बात मैं करता हूँ। सबसे पहले मानव किस पे बिलीव करता था? इन्वायरमेंटलिज्म पे, जिसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म, संभव वो नियतिवाद या निर्धारणवाद। डिटर्मिनिज्म मतलब एवरीथिंग वाज डिटरमाइंड बाय एनवायरनमेंट ओनली, एवरी एक्शन ऑफ मैन वाज डिसाइडेड बाय एनवायरनमेंट ओनली। लंबे समय तक ये चलता रहा। फिर फ्रांस में कुछ लोगों ने एक नई अवधारणा दी, उसका नाम था संभववाद, पॉसिबिलिज्म। इसके आने के बाद तो ह्यूमन ने इतना मतलब क्या कहूँ, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नेचर का शुरू कर दिया कि बहुत दिक्कत होने लगी। पोल्यूशन से लेके, बायोडाइवर्सिटी से लेके, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स कम। किससे? संभववाद से। तब एक नया स्कूल तैयार हुआ, उस अध्ययन की स्कूल की शाखा डेवलप हुई, उसका नाम है नव निर्धारणवाद या नव नियतिवाद। उसी की देन है ये सारा सिस्टम जो आज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नव निर्धारणवाद कहता है कि एक्चुअली नेचर ही मेन है। अगर आप गड़बड़ करोगे तो नेचर फ्री, यू हैव टू फेस नेचर फ्री। नेचर फ्री में वो बाढ़ आएगी,
ठीक है, और आपका ड्राउट आएगा, क्लाइमेट चेंज होगा, सब कुछ होगा। ठीक, तो नेचर तो अपने को बैलेंस करेगी। अब इट्स अप टू यू कि आप कैसे इस चीज़ को ह्यूमन लेता है। तो नव निर्धारणवाद के ही कुछ समर्थक थे, उन लोगों ने लिमिट टू ग्रोथ नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश करी। कब? ये फिर उसके बाद एक संगठन यहाँ पे और बना था, स्टॉकहोम में यूनेप बन गया था। यूनेप के 1992 में हो गए 10 साल, 1982 में। फिर 1995 में एक कन्वेंशन होती है, उसका नाम क्या है? वियना कन्वेंशन। किसके लिए है? नहीं, ओजोन। ओजोन वो अलग है, पीओपी वाला वो सब पोल्यूशन में पढ़ाएंगे हम लोग। मतलब जब हम लोग फूड चेन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे 3-4 चीज़ पढ़ लेंगे। ठीक, एक स्टॉकहोम भी पढ़ लेंगे वहीं पे, कैसे काम करती, बासेल पढ़ लेंगे वहीं पे, बमाको पढ़ लेंगे वहीं पे, ठीक है, रॉटरडम पढ़ लेंगे वहीं पे, 4 ही है मेन। ठीक है, इवन बमाको इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स रिलेटेड ओनली टू अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो उसके अलावा बाकी 3 इंपॉर्टेंट है, रॉटरडम और ये सब। ठीक है, पीआईसी सुना है आपने? पीआईसी सुना है? प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, पीआईसी। अच्छा, पीआईसी एक तरह का एग्रीमेंट है, मतलब सूचना देनी होती है रॉटरडम कन्वेंशन के तहत कि आप कुछ किसी कंट्री में हजार्डर वेस्ट भेज रहे हो। तो ये सवाल आया है आप लोगों को, जो सब सवाल आए आप लोग प्रीवियस ईयर देखे नहीं है क्या अब तक? अच्छा चलो याद, यही मेरी जिम्मेदारी होगी याद करवाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप मॉन्ट्रियल भी पढ़ेंगे और किगाली भी पढ़ेंगे। किगाली इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों में से कुछ लोगों से पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। रीजन भी है क्या किगाली अमेंडमेंट किया गया है, इसमें HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने की बात की गई है, 85% तक कम करना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को। तो अब इस पे क्या कहेगा, सवाल कैसे बनेगा? कहेगा किगाली अमेंडमेंट के बारे में निम्न कथनों पे विचार करें, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किगाली अमेंडमेंट। फर्स्ट दे देगा दिस अमेंडमेंट इज फॉर फेस डाउनिंग ऑफ HFC को हटाने के लिए, फेस डाउनिंग के लिए, मतलब फेज आउट करने के लिए, फेज आउट ऑफ HFC। सही है कि गलत है? गलत है, फेज डाउन करना है, फेज आउट नहीं करना है। फेज आउट मतलब 100% है ना, फेज डाउन मतलब कम करना है, तो 85% तक। तो यही शब्द पढ़ने हैं आपको। HFC वैसे भी इंपॉर्टेंट है, जानते क्यों? क्यों इंपॉर्टेंट है HFC? क्योंकि ये क्योटो प्रोटोकॉल में भी है और ये ग्रीन हाउस नहीं है, ये ग्रीन हाउस है और ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाते। अभी किगाली में है तो कई बार आपको क्या लगेगा कि ओजोन को नुकसान पहुंचाती होगी, क्यों? क्योंकि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर है किगाली अमेंडमेंट। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के लिए, जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं उन पदार्थों के लिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? GHG है, हाई पोटेंशियल GHG, कार्बन डाइऑक्साइड से 12,000 गुना से 14,000 गुना तक ज्यादा नुकसानदायक। लेकिन ये क्या नहीं है? ओजोन डिप्लेटिंग नहीं है। बहुत जगह आपको मिलेगा कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, ODS बोलते हैं इसको, ODS नहीं है ये। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही सवाल आएगा कि ODS इनमें से कौन कौन सा है, एक एक गैस लिख देगा, या किगाली के बारे में या HFC के बारे में करें, तो ऐसे सवाल आएंगे, ऐसे ही आते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस करके हमें पढ़ना होता है। फिर क्या हो रहा है देखिए, फिर 1987 आता है और एक कमीशन बनता है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? बर्टलैंड कमीशन। बर्टलैंड कमीशन, बर्टलैंड कमीशन। ये एक रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट का क्या नाम है? अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में पहली बार एक शब्द का इस्तेमाल होता है जो आजकल बहुत बड़ा बज वर्ड बना हुआ है, द वर्ड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द फर्स्ट टाइम केम टू द सीन इन दिस, थ्रू दिस। ठीक है, SD का कॉन्सेप्ट। SD का कॉन्सेप्ट क्या है? न्यू डिटर्मिनिज्म, है ना? यही तो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भावी पीढ़ियों को बना रहा है, नेचर भी बना रहा है। तो जो बात क्लब ऑफ रोम भी कर रहा था, उसी को दूसरे फॉर्म में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्म में इन्होंने आगे बढ़ाया। ये वो पेसिमिस्टिक था, वो बोला था कुछ भी कर लो आदमी को मरना है। 6 उसने मॉडल बनाया, 7 सब मॉडल में आदमी मर ही रहा था। कहता अगर खाना ज़्यादा, ग्रीन रिवोल्यूशन आएगी तो पेस्टिसाइड यूज होंगे तो कैंसर होके सब मर जाओगे, नहीं किया तो भूख से मर जाओगे, इंडस्ट्री लगाया तो पोल्यूशन से मर जाओगे। मतलब एट द एंड कह रहा है मरना ही है सबको। तो पेस्टिमिस्टिक था वो। ठीक, फिर इसमें आपको अगला बना 1988 में बना IPCC। IPCC एक पहला प्रयास था जो संगठित रूप से यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया, शोध वगैरह। ठीक है, तो इसका क्या
किसने? आईएमओ और यूनेप ने मिलकर बनाया, इन दोनों ने मिलकर बनाया। क्या? अब देखो सवाल में कैसे आएगा, क्या आएगा? WMO, ठीक है, जबकि है क्या? IMO। इसका फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, और WMO का? ठीक है, तो ये बना, ठीक, IMO। अब एक रिपोर्ट पब्लिश करता है ये, इसका क्या नाम है? असेसमेंट रिपोर्ट। एक और रिपोर्ट पब्लिश, उसका नाम है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। ये क्लाइमेट चेंज के लिए है, वो किसके लिए है? इसका चेक करो, IMO है कि WMO है, इसमें चेक करो अपने फोन से। आई थिंक WMO होगा, देखो एक बार चेक करके, टाइपिंग में शायद इन्होंने गड़बड़ किया, चेक करो, तब तक मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, अब ये असेसमेंट रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? इस पर एक सवाल है, मैं इसलिए आपकी बात कर रहा हूं। इसको कहते हैं आकलन रिपोर्ट। अभी कौन सी आकलन रिपोर्ट आई है? 6th WMO है ना? यस, ठीक है, WMO। तो अभी इसमें क्या दिखने वाला बात था? इसमें सबसे मेरे आकलन रिपोर्ट, लेकिन इसी तरह की एक और रिपोर्ट है, उसका नाम है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। वो होती है डिजास्टर को लेके, और उसको कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR। तो अब सवाल बन सकता है कि नहीं, हम पढ़ते हैं असेसमेंट रिपोर्ट, वहां आ जाएगा ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, दिमाग कहेगा ये। तो जब पढ़ो तो उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज भी देख लेनी चाहिए कि क्या नहीं है। तो अगर मैं यहीं पे बात कर लूं कि जो हमारा दूसरी रिपोर्ट आती है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल AR, वो किससे है? डिजास्टर से रिलेटेड है, और उसको कौन करता है? UNDRR। ठीक, तो बेसिकली हमारा पर्पज क्या है? मैं ये सब क्यों करवा रहा हूँ? मेरा पर्पज है कि एग्जाम क्लियर हो, ना कि इसलिए कि मैं केवल इन्वायरमेंट का टीचर, कि ये डिजास्टर वाला टीचर पढ़ाएगा। एक्चुअली सिलेबस हमने अलग किया, सिलेबस इतना अलग अलग है नहीं, इसीलिए सवाल पूछे जाते हैं मिक्स। जैसे पूछा गया एक सवाल कि इंडिया में गोंडवाना लैंड का पार्ट होने के बावजूद इंडिया हैज द रोल ऑफ माइनिंग, मिनरल एंड माइन सेक्टर इन इंडिया GDP इज वेरी लेस। कमेंट, सवाल पूछा गया मेंस में। इस सवाल का जवाब 4-5 सब्जेक्ट से निकलता है, ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपको रखना होगा प्रीलिम्स में भी। ऐसा नहीं है कि मैं इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूं तो केवल इन्वायरमेंट ही होगा। लास्ट टाइम मैं जब पढ़ा रहा था तो मेडिटेरियन बायो में जब मैं पढ़ाया कि लेवेंट पढ़ाया मैंने, लड़कों को लगा ये क्या पढ़ा रहे हैं, और सवाल आ गया कि लेवेंट रीजन में क्या कंसीडर किया जाता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट पढ़ाते हो, जैसे मैं जब लास्ट में पढ़ा रहा था कि मेडिटेरियन क्लाइमेट, तो मैंने बताया कि आप लोग कौन सा बादाम खरीदते हैं, तो सबने बोला कैलिफोर्निया बादाम खरीदते ना, यहाँ पे कैलिफोर्निया बादाम ब्रांड से बिकता है, वॉलनट बिकता है कैलिफोर्निया बादाम नाम। जबकि मेडिटेरियन क्लाइमेट तो पूरे मेन तो यहाँ पे है, मेडिटेरियन के आसपास, अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। आपने कभी नहीं सुना, क्यों? मार्केटिंग, द रोल ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का इतना ज़्यादा रोल है। समझो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पीपल डोंट नो इन मुखर्जी नगर की 3-4 सेलेक्टेड लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं, और बहुत कम फीस में और बहुत कम टाइम में, और उस लेवल पे पढ़ाएंगे कि आपको मतलब एहसास होगा कि जितना आप पढ़े थे सब कुछ याद भी हुआ और बदल भी गया। क्यों? मार्केटिंग। ठीक, तो रोल ऑफ मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप कैलिफोर्निया बादाम करें। अमेरिका की मार्केटिंग बहुत एग्रेसिव है। अभी अफ्रीका ट्राई कर रहा है, साउथ अफ्रीका में मेडिटेरियन क्लाइमेट है, वो ट्राई कर रहा है कि मेरे को बेचना है, तो वो भी पैदा कर रहा है केप ऑफ होप पे, केप ऑफ गुड होप का रीजन जो है वहाँ पे। ठीक है, तो अब ये आकलन रिपोर्ट से कैसा सवाल आता है? एक सवाल और आ सकता है कि आकलन IPCC का काम, कि इसका काम शोध करना है IPCC का, सही है गलत है? नहीं कहता, गलत है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्या क्या है इसमें। IPCC का काम केवल है कोचिंग जैसा, जैसे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, 10 जगह से लेके पढ़ा दिया। IPCC हर कंट्री से डेटा लेता है फिर पब्लिश कर देता है, इसीलिए रिसर्च काम इसका नहीं है, फील्ड ट्रायल नहीं है, बल्कि इसके काम क्या है? क्लाइमेट रिस्क ह्यूमन इंड्यूस्ड की वजह से,
ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट रिस्क के बारे में बताना, ठीक है, कि भैया क्या जोखिम है जलवायु जोखिम मानव गतिविधियों की वजह से। दूसरा काम इसका है प्रोबेबल इम्पैक्ट क्या होंगे, संभावित प्रभाव क्या होंगे। तीसरा काम है इसका पॉसिबल मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, इस बात को लेके आगाह करना। यही 3 काम है बेसिकली। कोई रिसर्च नहीं करता, कोई फील्ड ट्रायल नहीं करता, कुछ नहीं करता, इसका अपना कोई लैब लेबोरेटरी कुछ नहीं है। इसका एक पैनल होता है, उसमें साइंटिस्ट होते हैं तमाम कंट्रियों के, वो सब मिलके दूसरे जगह से डेटा लेते हैं, उस डेटा के साथ अपना एक असेसमेंट देते हैं कि 2032 तक पिघल जाएगा, 2050 तक पिघल जाएगा, ये कर लो वो कर लो, ठीक है, ये सारी चीजें ये बताते हैं, ठीक। अब आईपीसीसी, इससे भी सवाल आता है, जो बात मैंने बताया ना, इससे सवाल आता है, ठीक। सबको लगता है आईपीसीसी रिपोर्ट देता है तो शोध करता होगा, नो रिसर्च, कोई रिसर्च नहीं करता, ठीक। अब जैसे फिर आप 1992 में एक बना GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, अब तक का सबसे सक्सेसफुल फंड है ये 5 कन्वेंशंस को सर्व करता है। वहां भी हम पढ़ सकते हो 5 कन्वेंशन, स्टॉकहोम, मिनिमाता, ये सब। अब जैसे इससे क्या सवाल बनेगा, इसका फोकस एरिया ओजोन है बट इसमें कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें होंगी इसमें, जैसे फोकस एरिया मैं बताऊंगा, फिर उसके फोकस एरिया 5-6 फोकस एरिया है, लेकिन 5 ही कन्वेंशन को सर्व करता है, ठीक। तो वो उससे भी सवाल आता है कि GEF किन किन कन्वेंशन को सर्व करता है, ठीक। अब फिर हुई एक अर्थ समिट 1992 में, याद है ना आपको, कहाँ हुई थी, ब्राजील में, कहाँ, रियो डी जेनेरो, गुड, ठीक है। इस पे 5 डॉक्यूमेंट साइन हुए थे, नाम बताइए, 3 संधियां और 2 अलग डॉक्यूमेंट्स, इनका नाम बताइए, 2 डॉक्यूमेंट्स जो थे 3 संधियों के अलावा। नहीं, वो तो ये 3 है ये 3 है, UNCBD, जो पीछे हम लोग CBD की बात कर रहे थे, UNCCD, तीसरी UNFCC, इधर क्या क्या हुआ था, और 2 डॉक्यूमेंट्स और साइन किए गए थे, ऑप्शन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, 5, केवल 5 ही हुआ था। एक का नाम था फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और एक का नाम था एजेंडा 21। ये 5 डॉक्यूमेंट साइन किए गए थे एक साथ, ठीक। उनमें से 3 कन्वेंशन थी और एक ये 2 डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक। अब इन कन्वेंशन में CBD पीछे आप बात किए, CCD की बात हम लोग करेंगे जब डिफॉरेस्टेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और UNFCC के बाद यहाँ पे करेंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे यूनाइटेड नेशंस की फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसमें क्या हुआ, अब जैसे कोप क्या होता है, कोप जब सारे पार्टीज मिलती हैं तो उसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें NGOs भी होते हैं, रिसर्च लोग भी होते हैं, कंट्रीज भी होते हैं, सारे मिलके जब बात करते हैं तो उसको कोप कहते हैं। CBD की कोप हर 2 साल में एक बार होती है, तभी कुनमिंग में 15वीं कोप हो रही थी, और इसकी कोप हर साल होती है। अच्छा, ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है कि CBD की कोप हर 2 साल में होती है, इसकी 1 साल में होती है, ठीक है। तो इसी को जब ये लागू हो जाती है तो उसके हर 1 साल में मिलके टारगेट्स को रिवाइज करना, देखना क्या हो रहा है, बात करना, वो सब इसमें किया जाता है, ठीक। तो इसकी जो कोप हुई पहली 1995 में, ठीक। फिर तीसरी कोप हुई तो उसमें क्योटो प्रोटोकॉल पास किया गया 1997 में, और क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ, 2005 में। क्यों 2005 क्यों लग गया लागू होने में? एक्चुअली अगर नंबर्स की बात करें तो वो तो कन्वेंशन लिख देते हैं, जनरली 2/3 मेंबर्स, जितने उस टाइम मेंबर थे। कोई भी कन्वेंशन लागू तब होती है जब 2/3 मेंबर्स उसको अपनी पार्लियामेंट में रेटिफाई कर देते हैं। इसका रोल है, आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो बात मैं बता रहा हूं उसका रोल है, ठीक है। तो इसको नीदरलैंड ने 2005 में फरवरी में रेटिफाई किया और 1/2 देश बन गया, और उसके बाद ये लागू हो गया। और इसका पहला प्लेज पीरियड क्या था? प्लेज पीरियड जानते हैं कि कितने दिनों में इस संधि के लक्ष्यों को पूरा कर लेना है? 8 से 12। फर्स्ट प्लेज पीरियड उसको कहा जाता है, 8 से 12। 8 से 12 में कहा गया कि भाई इतने % आपको ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कौन सी ग्रीन हाउस? 6 जो एनेक्सर 2 में दी गई है, एनेक्सर बी में दी गई है, उनके लिए एक एनेक्स लगा है, तो उसमें दी गई है 6 गैसों का नाम लिखा है, कौन कौन सी है?
कोई बता सकता है चाहिए गैस का नाम? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, CO2 हो गई, CFC हो गई, वाटर वेपर नहीं, NOx, N2O नहीं बोलते, NOx, नॉक्स, ठीक है। और SF6, और एक PFC, और एक HFC। तो अभी मैं बोला ना, HFC तो पहले ही बोला। तो ये 6 गैसें हैं, इन 6 गैसों को कम करना है, ठीक है। किस स्तर का? 1990 के स्तर का। टाइमलाइन क्या होगी? कोई देश 2008 से 2012 के बीच कभी भी उसको उस टारगेट को पूरा करना है। 2012 में सब मिले, बोले पीछे टारगेट क्या हुआ? कुछ पूरा हुआ, कुछ नहीं पूरा। तब ये सब मिले दोहा में, तो बोले आगे क्या होगा? इसी को कहा गया दोहा अमेंडमेंट। इसी को कुछ लोग क्योटो 2 कहते हैं। इसमें सेकेंड प्ले पीरियड डिसाइड किया गया। सेकेंड प्ले पीरियड आ गया कि ये लागू होगी 2001 जनवरी 2013 से, और पूरी होनी चाहिए इसको कब? 2020, 31 दिसंबर 2020। लेकिन ये तब लागू होगी जब 2/3 देश रेटिफाई कर देंगे, उसके 90 दिन बाद, 90 दिन बाद लागू। कोई भी संधि उसके 90 डेज, आफ्टर 90 डेज लागू होती। हुआ क्या पता आपको? रेटिफाई करते 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 2/3वां देश बनते बनते नाइजीरिया ने 1 अक्टूबर को इसको रेटिफाई करा। तो 90 दिन कितना हो गया? 31 दिसंबर, एक दिन के लिए लागू हुई बस। मतलब एक इतनी बड़ी संधि केवल एक दिन के लिए लागू हुई। इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इसीलिए इस बार पूछा गया क्योटो प्रोटोकॉल मेंस में, तो पूछा गया था मेंस में, फिर आगे पूछा जा सकता है। तो एक दिन के लिए एक संधि लागू होती है, मतलब एक तरह का कह दो कि पूरा फेल हो रही थी, 100% फेल हो रही है, ठीक। तो जैसे प्री का हम पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि जो हम बोल रहे हैं वो मेंस में भी काम आएगा, और आपका एक ओपिनियन बनाने में भी काम आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये संधि हुई। अब इसी में क्योटो में एक है CDM, इससे भी सवाल आए। एक है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, एक है फंड एडाप्टेशन फंड। 3 फंड है बेसिकली। एक GEF मैंने पहले बताया, एक एडाप्टेशन फंड बताया, और एक GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड किसको सर्व करता है? UNFCCC को करना चाहिए। एडाप्टेशन फंड किसको कर रहा है? क्योटो प्रोटोकॉल को। और GEF 5 कन्वेंशन को, आपको पता ही है ना। तो बेसिकली क्या होता है, कई बार हमें तीनों फंड ही नहीं पता होते कि कौन किसको सर्व करके, इतना घालमेल है ना। तो जब हम इसकी बात करेंगे, ये सब बहुत आसान है। अगर स्टोरीज आपको इसके पीछे की पता हो तो सब बहुत ही ज़्यादा आसान है कि CDM क्या है, ठीक है, और JI क्या है, और लुल्सुफ एक टर्म आया है नया, काफ़ी देर से चल रहा है, ठीक है, वो क्या है। सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर होंगी। CDM, कार्बन क्रेडिट CDM का पार्ट है। इसमें क्या था मैं बता देता हूँ। कार्बन क्रेडिट्स में क्या था, जैसे मान लो यूनाइटेड ये हुई क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें UNFCCC ने दुनिया के सभी देशों को बांट दिया 2 हिस्सों में। एक हिस्से का नाम क्या रखा? Annex 1। दूसरे का, यही तो सवाल आएगा, नॉन एनेक्स, यहीं से सवाल आएगा, ठीक है। मतलब कोई देखो एनेक्स क्या होता है, पहले इस बात को समझ लो। कोई पेपर दो मुझे, पेज कॉपी दो, ये दो कॉपी दो, यही पूरी। आपने कभी सुना है एनेक्सर? जब आप कहते नहीं एनेक्सर अटैच कर दीजिए, हाँ, तो अंदर लिख दिया कि Annex 1 के देश ये करेंगे, वही पेपर पीछे लगा दे, Annex 1 में ये देश है। अब दूसरे देशों की लिस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बाकी जितने बचे हो गए। तो इनको क्या कहा? नॉन एनेक्स देश। तो विकासशील देशों को रखा गया नॉन एनेक्स देश में, और जितने भी एनेक्स लगेंगे इसी में, 6 गैसें अंदर लिखा था, पीछे एनेक्स लगा दिया B, ये गैस, ठीक है। तो ये Annex 1 के जो देश हैं, इनमें रखा गया डेवलप्ड कंट्री, OECD मतलब OECD कंट्री, और CIS कंट्री। CIS जानते हैं? CIS कंट्री सुना है नाम? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट सुना है? ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इस साल? इस साल क्यों इंपॉर्टेंट है? नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और जब रसिया का विघटन हुआ तो जो देश थे उनको कहा गया CIS कंट्री।
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। तो रसिया से जो अलग हुए हैं उन कंट्रीज को बोलते हैं CIS कंट्री। अब ये कंट्रीज तो गरीब थे, ये सब रोने लगे, बोले मेरे को इस पे मत रखो डेवलप्ड वाले पे, हम तो इंडिया से भी ज्यादा गरीब हैं, यूक्रेन रो दी। तो एक और एनेक्स बनाया गया, उसका रखा गया Annex 2, उसमें केवल रखे गए OECD। अब कहा गया कि जो Annex 2 देश हैं वो नॉन एनेक्स देशों में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्या, टेक्नोलॉजी और धन, दोनों चीज, टेक्नोलॉजी एंड फंड बोथ, टेक एंड फंड दोनों दोगे, किस लिए, ताकि मिटिगेशन हो सके क्लाइमेट चेंज से, लड़ा जा सके क्लाइमेट चेंज से। अब क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे तो कह रहे हैं कि अब इनको दे दिया, जैसे इंडिया को जापान ने दे दिया मेट्रो, जर्मनी ने दे दिया CNG बस, तो क्या हुआ, इससे इंडिया लड़ा ना, तो इससे क्या कम हुआ, हमारा फुटप्रिंट, हमने कम इमिशन किया। तो जो कम इमिशन किया, वैसे हमको दे दिया गया कि 1,000 गीगाटन आपको कर सकते हो, हमने इसकी वजह से कम कर लिया, अपना 100 गीगाटन कम कर लिया। तो जो 100 गीगाटन बचा ना कार्बन, इसके लिए कुछ सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, उस सर्टिफिकेट का क्या नाम रखा गया, CER, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। 1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट 1 CER होगा। अब ये तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, इंडिया के पास पड़े हुए हैं। अब कहा गया इसी में CDM में कि अब ये जो जनरेट हो रहा है इससे विकसित देश खरीदें, किसके थ्रू, जैसा शेयर मार्केट होता है एक्सचेंज के थ्रू, और एक्सचेंज में कौन रेट डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई, कोई पर्सन नहीं करता, कोई संस्था नहीं करती, तो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है रेट इस CER के। अब CER के जो सर्टिफिकेट थे, 1 CER इज इक्वल टू 1 कार्बन क्रेडिट, इसी को कौन खरीदेगा, डेवलप्ड कंट्री, कौन से वाले, Annex 2 वाले, Annex 1 भी खरीद सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट Annex 2 कर रहे हैं, तो Annex 1 के देश खरीद सकते हैं, लेकिन जो कि गरीब देश है वो अपना कोटा ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, जैसे यूक्रेन को मान लीजिए 10 मिला है तो वो 10 ही नहीं मिशन कर पा रहा, तो क्यों खरीदेगा। सपोज करो फ्रांस ने ज्यादा कर दिया है तो फ्रांस खरीद लेगा, है ना, आज की तारीख में, ठीक है। तो ये चीज हुई, तो इसी को क्या गया, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। ये किसका पार्ट है, क्योटो। फिर कुछ देश थे वो माने नहीं, तो उनके लिए आया ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो ऐसे बहुत सी चीजें, ठीक है, तो आप करते जाएंगे तो आपको मिलता जाएगा, मजा आएगा, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिक्स है, ठीक है। फिर एक पेरिस में हुआ, ये जो था ये क्या था, ये डिपेंड था, इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहा गया कि जलवायु परिवर्तन सब कोई निपटेगा, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एवरीवन हैज टू फाइट फॉर दिस, बट फाइट होगी कॉमन, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो डिफरेंशिएटेड होगी, ये लोग लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि इन लोगों ने हिस्टोरिकली ये करा था। लेकिन जब 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ, COP21, इस एग्रीमेंट में क्या हो गया, ये डिसिप्लिन बदल गया, इसलिए कह सकता है कि इट वाज अ पैराडाइम शिफ्ट इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। क्यों पैराडाइम शिफ्ट, क्योंकि अब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब क्या आ जाएगा, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDCs का कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। तो अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, मतलब अब क्योटो खत्म हो चुका है, अब क्या आ गया है, लेकिन कार्बन ट्रेडिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, इसको मत गलत करिए, कार्बन ट्रेडिंग खत्म हो गया, ठीक है। तो ये यहां से बदल गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं इट वाज अ पैराडाइम शिफ्ट। मेंस में आपको दे सकता है कि जो 2021 COP21 था, इट वाज पैराडाइम शिफ्ट इन क्लाइमेट चेंज, तो इसीलिए पैराडाइम शिफ्ट था, पूरा रोल ही बदल गया सबका, ठीक है। इसके बाद 26 हुआ ग्लासगो में, 27 हुआ इजिप्ट में शर्म शेख में, यहाँ पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई लॉस एंड डैमेज पे, ठीक है। तो वो सब आपको, ये GCF है कानकुन 2010 में, ग्रीन क्लाइमेट फंड, सब लोग पढ़ेंगे अलग से भी, ये सारी चीज़ें हुई, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर आपका पोल्यूशन वाला चैप्टर है, ठीक। पोल्यूशन में बेसिकली 4-5 तरह का पोल्यूशन है, ठीक। उसके ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, इसी से क्या बना, CPCB, और CPCB में क्या शुरू किया, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, और NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, और सेपी, और एक अलग से और है सफ़र, वो किसका है, अर्थ साइंस का, ठीक है। इन सबसे भी सवाल आते हैं, क्योंकि इनमें जो सब्सटेंसेज है, किसी में 8 है, किसी में 12 है, वो याद हो जाते हैं, कठिन नहीं है, जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसी तरह एयर पॉल्यूशन है, इसी में नॉइज पॉल्यूशन भी है,
CBCP पहले वाटर पोल्यूशन के लिए देखता था, लेकिन फिर कंट्रोल करने लगा एयर पोल्यूशन को भी ओवर द पीरियड। ठीक है, तो नाउ एट प्रेजेंट ये भी कर रहा है। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, फिर एक माले डिक्लेरेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जनरली पोल्यूशन इज अ लोकलाइज फिनोमेना वाइल क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल फिनोमेना। इसीलिए आप देखोगे पोल्यूशन से लड़ने के इंटरनेशनल इफर्ट्स कम है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के ज़्यादा है। लेकिन ये जो माले डिक्लेरेशन है, ये हमारे साउथ एशिया में जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, पोल्यूटेंट्स है, उसके लिए है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है माले डिक्लेरेशन। यस, हाँ, साउथ एशिया में तो ये एकमात्र इंटरनेशनल वो है जो इस पर काम करता है। ठीक है, ये था आपका सिलेबस मोटा मोटी जो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और डिटेल तो बहुत कुछ है, मज़ा आएगा आपको, इसकी गारंटी है। और सारे सवाल हम लोग कवर करेंगे, यही तरीका होगा, एक एक चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, उस पर सवाल, हर चीज़ पे सवाल। जैसे रामसर है, रामसर कन्वेंशन से सवाल फिर आएंगे, पहले भी आए, बहुत बार आ चुका है, तो वो सब अच्छे से हम लोग डील करेंगे। सारी चीज़ें इकोसिस्टम में, रामसर को इकोसिस्टम वाले पार्ट के बाद पढ़ेंगे। अब कोई सवाल हो आपको इस पूरे ओरिएंटेशन क्लास के रिगार्डिंग, तो आप बताइए, क्या आप पूछ सकते हैं मेरे से? 100% सेटिस्फाई है क्या? सवाल पूछे, पूछे। याद कराना मेरी जिम्मेदारी, मैं करा दूंगा आपको सब कुछ। अब एनेक्स नॉन एनेक्स तो नहीं भूलेंगे, हैं? भूल जाएंगे क्या? नहीं भूलना है, इतना भूलेंगे तो मैं भी नहीं करा पाऊंगा। मतलब सीरियल वाइज, पहले एनवायरमेंट इकोलॉजी चलेगा, फिर ज्योग्राफी चलेगा, फिर हिस्ट्री चलेगा, फिर पॉलिटी चलेगा, ऐसे। उसका रीजन है, इकोनॉमी बाद में क्यों रखा है, इकोनॉमिक सर्वे आएगा फरवरी में, ठीक है, सारा कुछ उसके बाद ही आएगा, तो उसको पूरा पढ़ के इंडिया बुक ये सब करा के, तो उसको बाद में रख दिए हम लोग। करंट अफेयर्स बाद में रखने का पर्पज ये है कि पूरे साल का कवर हो, है ना, नहीं तो मैं 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक 31 दिसंबर अभी पढ़ा सकता हूँ, 3 तारीख को। इन्वायरमेंट का पढ़ने में मेरे को कितना लगेगा, 3 दिन लगातार पढ़ दूंगा, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो यहीं तक नहीं आएगा ना, आएगा अपना अप्रैल तक का, मतलब मार्च तक का तो मान ही लीजिए, मार्च तक का करंट अफेयर्स आएगा ही आएगा। तो इस क्लास के बाद मुझे लगता नहीं है कि आप 60-70 सवाल करने में सक्षम होंगे, काट पीट के 50 लगभग सबका बना रहेगा। जो स्मार्ट थोड़ा कमजोर लोग हैं उनका मतलब कट ऑफ सबका पार होगा, जो स्मार्ट लोग हैं और ज़्यादा ले आ सकते हैं, है ना। बस बेसिक फोकस होना चाहिए, पढ़ाई पूरी बिल्कुल टारगेटेड होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा पढ़ाई पढ़िए कि इस क्लास से मेरा जो अनुभव है, 2016 में हमने पढ़ाया था एक बार अमित सर की इग्नाइटेड माइंड आईएएस में, ऐसे ही पढ़ाया था, 4-5 सिलेक्टेड लोग ही थे हम लोग, 11 लोग प्रीलिम्स से बैठे थे, 7 का निकला था। और उस टाइम हमको इतना नहीं आता था तब, क्योंकि हम लोग अध्यापक नहीं थे, ऐसे ही बस पढ़ाते थे, ठीक है। एक एक स्पीसीज, एक एक चीज़ हम सब याद कर लेंगे यहाँ पे, और इसमें आपको टेस्ट भी होगा। तो जैसे हम इन्वायरमेंट कंप्लीट किए, अब इन्वायरमेंट के 2 टेस्ट, आप 200 क्वेश्चन हो गए, क्लास में पूरा कराई दिया है, प्रीवियस ईयर आपका पढ़ाई हुआ है, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचता यार, कुछ नहीं बचता। करंट के मैं 200-300 सवाल अलग से दे दूंगा आपको इन्वायरमेंट के, विद एक्सप्लेनेशन, तो कुछ नहीं बचेगा। बस यही है, तरीके से पढ़िए वरना परेशान हो जाएंगे। तरीके से पढ़ने का मतलब समझे, मतलब ये है कि जब सिलेबस खत्म हुआ तो टेस्ट दे लिया, अलग से टेस्ट के लिए रात दिन एक नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मेंस पढ़ते रहिए, 4-5 घंटा मेंस पढ़िए रोज। आप लोग कैसे पढ़ते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जिन लोगों को जानता हूँ जो सिलेक्ट हो रहे हैं, जिनके इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं, प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस दे रहे हैं, वो सब केवल पढ़ाई सोचते हैं, सिर्फ पढ़ाई सोचते हैं। हम भी ऐसे ही थे, इवन इनफैक्ट अभी भी हम लोग यही सोचते हैं दिन रात। कल एक सवाल में, एक बड़ी कोचिंग है, सबसे बड़ी कोचिंग, उसका एक सवाल लगा रहा था, तो मैं बैठे बैठे क्या करता हूँ, कोई भी सवाल किया करता हूँ। तो सवाल क्या था मैं आपको बताता हूँ। सवाल था, हम लोग इस पर डाउन टू अर्थ भी कवर करेंगे साल भर की, तकरीबन आपके 100-150 सवाल होंगे उसमें। सवाल यह था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीएम क्रॉप्स हैं उसके बारे में कथन था। पहला कथन था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सीड्स कांट बी रीप्लांटेड, ठीक है, वो था कैन बी रीप्लांटेड था। दूसरा था
कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द यील्ड। बताइए क्या पहला सही है? पहला गलत है, दूसरा सही है। और उसमें लेकिन उत्तर में क्या दिया था कि पहला वो है, वो पहला सही है, वो दूसरा मतलब दूसरा सही है, पहला गलत है, वो उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन दोनों सही है। मैं बताऊं कैसे। अब देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। रीप्लांट करने का मतलब है कि आप दोबारा बीज को बो दें, बोया जा सकता है। भले उन सीड्स को टर्मिनेटर सीड्स बोलते हैं, बट स्टिल इट कैन रीप्लांटेड, उससे उग भी सकती है फसल, बट वो फसल यील्ड नहीं देगी उतनी, ना वो उतना कीड़ों के प्रति आपका बचाव करेगी, ये वजह है। तो कैसे कह सकते हो कि कांट रिप्लांटेड? कैन बी रिप्लांटेड यार। आप कहीं भी पढ़ के देखना, कैन बी रिप्लांटेड लिख लेगा, बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स को पढ़ के देखना। तो देखिए, जिसने पेपर का बनाया, जिसने क्वेश्चन का आंसर दिया, उसने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा टर्मिनेटर सीड, लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाया। उसको लगा टर्मिनेटर सीड का मतलब टर्मिनेटर फिल्म हो गई। टर्मिनेटर फिल्म में क्या था? टर्मिनेटर फिल्म देखा है आप लोगों ने? टर्मिनेटर नहीं देखा? देखा होगा। उसमें एक महान एक्टर है, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उनको जानते हैं आप लोग? जानिए, वो बहुत गरीबी और उस पर रहे और इतने बड़े आदमी बने कि दुनिया के सबसे बड़े लोगों में वो एक्टिंग की दुनिया में, ठीक है। वो मिस्टर वर्ल्ड थे वो अपने टाइम। तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि भाई आप कैसे सब कुछ कर लेते हैं? आप बोले मैं 4 बजे उठता था, फिर जिम जाता था, फिर काम करने जाता था, फिर म्यूजिक क्लास जाता था, फिर बॉडी बिल्डिंग क्लास जाता था, दिन में 3 बार जिम जाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप सोते नहीं थे क्या? तो बोले हाँ, मैं 4 घंटे सोता था। बोले 4 घंटे में हो जाता था? वो मैं तेज सोता था, मतलब डीप स्लीप सोते थे। तो बोले कि ऐसे कैसे हो जाता था? बोले जब मिस्टर वर्ल्ड बनना होगा ना, तो इतना ही नींद आएगी। तो जब IAS बनना होगा ना, तो 6-7 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आएगी। नींद में भी दिखेगा सिलेबस बाकी है। और जब ये स्टेज आ जाएगी, 100% सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये स्टेज कभी आपके पेन का कारण नहीं बनना चाहिए। ब्रेन को फ्री रखिए, स्ट्रेटेजिकली मेहनत करिए, सब काम हो जाएगा। और जब भी पढ़िए उसके लॉजिक होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग है। याद तो अपने मन से हो जाता है। इफ यू सेट इन योर लॉजिक इन ब्रेन, एवरीथिंग विल रिमेंबर। ठीक है। तो इसमें 10 टेस्ट मिलेंगे आपको, सीसाइड के टेस्ट भी अलग से मिल जाएंगे 2-3। तो आप लोग ये वाला कोर्स, मुझे लगता है कि प्रीलिम्स निकलेगा अच्छा खासा। बस ये है कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं हो। कोई सवाल है पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग इसको खत्म करते हैं। ठीक है, बताइए, है ना? डन। चलिए ठीक है, 7 तारीख से बैच स्टार्ट होगा। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे हर सेगमेंट के पहले एक ऐसी क्लास हो, जिससे ये खत्म हो इन्वायरमेंट, तो उसके बाद हिस्ट्री की भी एक ऐसी क्लास हो, पूरा डिटेल हो जाए। ठीक है, तो एक फ्रेम बन जाए ब्रेन में। बाकी पढ़ेंगे तो अंदर में और भी बहुत चीज़ें, लेकिन एक फ्रेम बना रहना चाहिए। हाँ, इन्वायरमेंट हो। क्यों जानते हो? जब ये खत्म होगा अगले 15 दिन बाद, तो आपको लगेगा 20% तैयारी होगी। और जब ज्योग्राफी खत्म होगा, तो जनवरी में आपको एहसास होने लगेगा कि 30% तैयारी होगी। तो खेला तो पूरा इसी का है ना, ब्रेन कैसे लेता है चीज़ों को। अगर आप 30% तैयारी कर लिए जनवरी में ही, तो फिर हिस्ट्री होते ही आपकी और 12-15% हो गई, पॉलिटे होते ही और 15% हो गई, और इकोनॉमी होते ही और 15% हो गई। बस करंट अफेयर्स की क्लास के बाद तैयारी खत्म। हाँ हाँ, सारे ओरिएंटेशन क्लास यूट्यूब पे मिलेंगे आपको। हाँ, यूट्यूब में पढ़ा रहेगा सारा ओरिएंटेशन। तो व्यू बनाइए, पढ़िए, बस ये जुड़ के एक बार मेहनत करिए। सिलेक्शन तो गारंटीड होगा। हमारे ग्रुप में सबका हो गया है, इसलिए मैं ऐसी गारंटी ले सकता हूँ। जस्ट मेक टेकन टाइम। कुछ लोगों की स्टेट PCS में गए, कुछ लोग सिविल सर्विसेज में आए, मतलब 100% सिलेक्शन रेशियो। कुछ लोग इस क्लास में बैठे हैं, वो हमारे सब दोस्तों को जानते भी हैं, सब सिलेक्ट है। कोई IPS है, कोई IAS है, कोई IRS, कोई SDM है, कोई नायब तहसीलदार है, मतलब 100% सक्सेस रेशियो। जैसे कहा जाता है ना, सिविल सर्विस में बहुत कम लोग सिलेक्ट हुए। मैं बोलता हूँ सिविल सर्विस में 100% लोग सिलेक्ट, तो सबसे कम कंपटीशन है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि इसमें सीरियस लोग कम होते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते लोग। ऐसा नहीं इंटेलिजेंट नहीं होते, इंटेलिजेंट लोग चाहिए नहीं इस सर्विस को। इस सर्विस को चाहिए जो खपा पाए दिमाग अपना, और जो गवर्नमेंट के कठिन वातावरण में भी सर्वाइव कर पाए। वातावरण बड़ा कठिन है सरकार में, बाहर से बड़ा मजा आता है कि अंदर बहुत मजा है। आज मेरे को बहुत तेज बुखार था सुबह से, फिर भी ऑफिस जाना पड़ा।
और कभी कभी नहीं जाना पड़ता है। तो उस टाइम आदमी देखता है कि बहुत मजे मार रहे हैं, लेकिन जिस दिन कोविड था जब, तो हर रोज जाना पड़ता। ठीक है, तो सरकार के अपने आनंद हैं और अपने दुख हैं, लेकिन सरकार ऐसी चीज है जिससे आप बहुत कम रिसोर्स में सर्व कर सकते हैं कंट्री को, खुद को, सबको, मतलब मीनिंगफुल लाइफ देती है गवर्नमेंट आपको। ठीक है, तो इसको याद करते हुए आगे बढ़िए और निकालिए इस बार IAS। 15-20 जाएं मसूरी, तब मजा आए, हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम मिला के, वो टाइम वापस आ सकता है ना। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि रखना है। हाँ, डेडिकेटेड इसको करेंगे तो मतलब इससे ज़्यादा भी रिसोर्स रखेंगे तो भी आपको, मतलब ये जरूर करना है, आपकी फिर चॉइस है कि आप कुछ रखना। मैं मना इसलिए नहीं करता ना कि हो सकता है बच्चे को ये लगने लगे कि यार मतलब क्लेम कर रहे हैं, मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, धीरे धीरे क्लास चलेगी, यहाँ से आप लिखते जाइएगा, सब कुछ लिख लेंगे आप, उसकी गारंटी। और जैसे आप क्लास नहीं आ पा रहे तो ऑनलाइन भी वो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, कभी कभार आप नहीं आ पा रहे वो लेक्चर, और जो ऑनलाइन है उनको 100% ऑनलाइन ही मिलेगा, फिर ऑफलाइन नहीं। ठीक है, मतलब जो बाहर हैं वो ऑफलाइन कैसे आ पाएंगे, तो उनको ऑनलाइन रहेगा। और कोई सवाल, मतलब कंटेंट इतना सफिशियंट होगा कि आपका काम हो जाएगा, बस 70-80% एक्यूरेसी आ जाएगी। इन्वायरमेंट में 80% एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, 70 भी आ जाए तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, और पढ़ने के तरीके, हर टॉपिक पे हम लोग इतने सवाल ही डिस्कस कर लेंगे कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डर खत्म हो जाएगा। अरे 1000-2000 सवाल लग जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा ही नहीं, है ना। चलो, मेरी तरफ से डन।